हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हम डिस्कस कर रहे थे उसके कारणों के बारे में कि 1857 की क्रांति होने के क्या क्या कारण रहे। एक क्लास में हमने इसके राजनीतिक कारणों को पढ़ लिया, दूसरी क्लास में हमने इसके प्रशासनिक कारणों को पढ़ा और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इसके सामाजिक एवं धार्मिक कारण के बारे में कि 1857 की क्रांति होने के सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या थे। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसका कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को निम्न समझना, मतलब कि अपने से नीचा समझना, निम्न जाति का समझना, क्योंकि अंग्रेज गोरे थे और भारतीयों का रंग सांवला या होता था, जिस कारण जो है इनको निम्न समझते थे और अपने से नीचा समझते थे कि इन्हें ज्ञान नहीं है हमारे बराबर। इस टाइप से अंग्रेज जो है भारतीयों को निम्न समझते थे। अंग्रेज भारत में अपने आप को उच्च तथा भारतीयों को निम्न समझते थे। अंग्रेज भारतीयों को काला, असभ्य, सुअर तथा बर्बर कहकर पुकारते थे। ये आप देख सकते हैं कि अंग्रेज जो है भारत में ही रहकर भारत के लोगों को तो नीचा समझ रहे हैं और अपने आप को ऊंचा। और अंग्रेज भारतीयों को काला कहकर पुकारते थे क्योंकि भारतीयों का रंग सांवला था। असभ्य, सुअर, जानवर की तरह गालियां देते थे और बर्बर कहकर पुकारते थे। अंग्रेज समय समय पर भारतीयों पर शारीरिक एवं मानसिक अत्याचार भी करते थे। भारतीयों को उन धार्मिक स्थलों, पार्कों, रेल के डिब्बों, होटल आदि में जाने की अनुमति नहीं थी जो अंग्रेजों के लिए आरक्षित होते थे। मतलब कि जहाँ पर अंग्रेज ज़्यादा जाते थे, जिस होटल में अंग्रेज जाते थे, उन्हें वहाँ पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी। जिन धार्मिक स्थलों पर अंग्रेज ज़्यादा विजिट करते थे, ज़्यादा जाते थे, वहाँ पर भी भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी। और जिस रेल के डिब्बे में अंग्रेज चढ़े होते थे उसमें भारतीयों को चढ़ने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार जो भारतीयों के साथ अंग्रेज भेदभाव करते थे, उन्हें अपने से नीचा समझते थे। यदि कोई भारतीय ऐसा करता तो उसे दंड दिया जाता कि अगर कहीं जहां अंग्रेज गए हुए हैं होटल में या फिर पार्क में, अगर वहां कोई भारतीय चला जाता था तो उसे दंडित किया जाता था। अतः भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण जो है भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो है भारतीयों को बिल्कुल निम्न जाति का समझते थे, उनका कोई आदर सम्मान नहीं करते थे। तो ये इसका एक सामाजिक कारण में आ गया कि समाज में भेदभाव करते थे अंग्रेज भारतीयों के साथ। हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा पाश्चात्य शिक्षा का विकास, कि कंपनी के शासन के अंतर्गत 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की। कि 1835 ईस्वी में जब भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उस समय भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लागू कब की? 1835 में। पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किसने की? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब की? 1835 में। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1835 ईस्वी में जब भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने बेंटिक के इस कदम की प्रशंसा की, परंतु परंपरावादी एवं रूढ़िवादी भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया। कि जो समाज में सुधार लाना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे, नयापन लाना चाहते थे, उस समाज सुधारकों ने, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए या फिर अन्य हो गए, तो इन सभी ने तो बेंटिक के इस सुधार की प्रशंसा की और साथ दिया। परंतु जो परंपरावादी थे, रूढ़िवादी थे, जो कि मतलब कट्टर हिंदूवादी थे, जो अपनी हिंदी भाषा में विश्वास करते थे, अपनी हिंदू रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाना चाहते थे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया। कि हमारे देश की भाषा हिंदी है तो हमारे देश में शिक्षा भी जो है वो हिंदी में ही दी जानी चाहिए, अंग्रेजी हमारे देश की शिक्षा का माध्यम नहीं बनेगी। इसलिए जो है परंपरावादी और रूढ़िवादी भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने सोचा कि अंग्रेज ऐसा करके भारतीय संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं, कि जो भारत की हिंदू संस्कृति है, हिंदी भाषा की संस्कृति है, उसको अंग्रेज समाप्त करना चाहते हैं और भारतीयों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं अंग्रेजी शिक्षा देकर। इसके अलावा भारत में काफ़ी संख्या में स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई, जहाँ पर माध्यम क्या रखा गया, अंग्रेजी। कि अंग्रेजों ने भारत में कई स्कूल खोले, कई कॉलेज खोले और जो अंग्रेजी भाषा में होते थे, जिनके माध्यम अंग्रेजी था। अंग्रेज इन स्कूलों की स्थापना इसलिए कर रहे थे कि ताकि इसमें भारतीय लोग पढ़े और उन्हें अंग्रेजी भाषा का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो सके और उन्हें जो है हम प्रशासन में जो है अपने काम में ले सके। मतलब कि अगर उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा तो उन्हें हम नौकरी दे पाएंगे और वो हमारे लिए काम कर पाएंगे। कई स्कूलों में तो ईसाई धर्म अर्थात बाइबल की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। अंग्रेजों का जो धर्म था ईसाई धर्म, उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। जो धार्मिक पुस्तक थी ईसाई धर्म की बाइबल, उसकी शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। बिहार सहित अनेक क्षेत्रों के रूढ़िवादी लोग अपने बच्चों को, कि बिहार राज्य है, और या फिर अन्य जो रूढ़िवादी लोग थे, जो परंपरावादी लोग थे, जो अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते थे, वो अपने बच्चों को पश्चिमी शिक्षा प्राप्त नहीं करवाना चाहते थे। पश्चिमी मतलब अंग्रेजों की अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त नहीं करवाना चाहते थे। इस प्रकार भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा के प्रति पश्चिमी शिक्षा के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। संतोष उत्पन्न नहीं, असंतोष आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। लाइन ये इस प्रकार आएगी कि इस प्रकार भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। तो मतलब पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजों ने लागू की, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू की गई, अंग्रेजी स्कूल खोले गए, अंग्रेजी कॉलेज खोले गए। लेकिन जो कुछ परंपरावादी थे, भारत के रूढ़िवादी लोग थे, जो समाज में बदलाव नहीं चाहते थे, अपनी हिंदू संस्कृति को अपनाए रखना चाहते थे पूरी तरह, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और उन्होंने खिलाफ होकर 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ भाग लिया। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, पश्चिमी शिक्षा का विकास। हमारा थर्ड पॉइंट है सामाजिक सुधार। कि अंग्रेज़ों ने यहाँ के भारत में के समाज में कुछ बुराइयां फैली हुई थी, उन बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश की। तो ये इंटरफेयर जो था, ये बदलाव तो जो था, वो परंपरावादी या रूढ़िवादी लोगों को पसंद नहीं आया कि भारत जो है, अंग्रेज जो है, वो हमारे रीति रिवाजों और प्रथाओं में दखल अंदाजी कर रहे हैं। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं पॉइंट को, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा लॉर्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरल ने भारत में अनेक सामाजिक सुधार किए। लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरल ने भारत में अनेक सामाजिक सुधार किए। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से बचती रही। कि जब शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो उन्होंने जो है भारतीयों के जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं किया, यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में कुछ नहीं जाना, ना ही यहाँ पर किसी रीति रिवाज में भाग लिया, ना ही उन्हें बदलने की कोशिश की। परंतु राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों के जोर देने पर कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय समाज में चली आ रही अनेक कुप्रथाओं को समाप्त करने का निश्चय लिया। राजा राम मोहन राय जो कि भारत में एक अच्छे समाज सुधारक थे, जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे और जो समाज में कुप्रथाएं थी उनको समाप्त करना चाहते थे। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस आवाज़ को उठाने के लिए या फिर इस प्रथा को बंद करवाने के लिए राजा राम मोहन राय को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता लेनी पड़ी और बेंटिक की सहायता से यह प्रथा जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई और इसके लिए कानून बनाया गया। देखिए कि कंपनी सुधारकों के जोर देने पर जो है ना, अधिकारियों ने, उन्होंने भारतीय समाज में चली आ रही अनेक कुप्रथाओं को समाप्त करने का निश्चय लिया, क्योंकि भारत के लोग ही चाहते थे कि ये भारत में प्रथाएं खत्म हों और अंग्रेजों के सहयोग के बिना ये प्रथाएं खत्म नहीं हो सकती थी। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में जो बुराइयां चली आ रही थी समाज में, उनको समाप्त करने का निश्चय किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर सती प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने कन्यावध भी बंद किया, बाल विवाह बंद किया और 1856 में अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू कर दिया। इस
जो ये एक्ट बनाया, ये कानून बनाया, इसके अनुसार जो है विधवाओं को दोबारा विवाह करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इससे पहले जो है पति की मृत्यु के बाद विधवा को दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन जब 1856 में ये कानून बना, उसके बाद जो है विधवाओं को परमिशन दे दी गई कि आप अपनी मर्जी से अपनी दूसरी शादी कर सकते हैं। इन समाज सुधारों को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय की वजह से तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ था। परंतु जो कट्टरवादी हिंदू थे, जो इन रीति रिवाजों को, इन प्रथाओं को बहुत बारीकी से, बहुत नियमों से पालन करते थे, तो उन्होंने जो है इन सुधारों का विरोध किया कि ये प्रथाएं बंद नहीं होगी, विधवा का भी पुनर्विवाह नहीं करवाया जाएगा। इन सभी का जोरदार विरोध किया। उन्होंने भारत इंग्लैंड की जो गृह सरकार थी इकट्ठी, उसको अनेक पत्र भी भेजे, जिनमें जो है इन सामाजिक सुधार के ये जो कानून बनाए गए थे उनको समाप्त करने की मांग की, परंतु अंग्रेजों ने उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप कट्टरपंथी लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों की भावनाओं को भड़काना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या निकला कि जो कट्टरपंथी हिंदू लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अन्य भारतीय थे उनको भड़काना शुरू कर दिया कि अंग्रेज हमारे रीति रिवाजों में इंटरफेयर कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं, हमारी प्रथाओं को समाप्त कर रहे हैं और ये चीज़ हम सहन नहीं कर सकते, हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो ये था इसका सामाजिक सुधारों के बारे में। सती प्रथा तो आप सभी को पता ही हुआ कि सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा में क्या था कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसी चिता में जिंदा जला दिया जाता था कि इसको अब जीने का अधिकार नहीं है। पति की मृत्यु के बाद ये समाज में क्या करेगी, इस कारण जो है उस औरत को उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था बिना उसकी मर्जी के। तो इस प्रथा को बंद करवाया राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, और 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ। ये भी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, उसके शासनकाल में, और किसकी सहायता से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से। तो इस पॉइंट में जो है 2-3 फैक्ट भी निकलते हैं कि सती प्रथा कब बंद हुई, 1829 में। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लागू हुआ, 1856 में। और सती प्रथा को बंद करवाने में कौन सा भारतीय समाज सुधारक शामिल था, राजा राम मोहन राय। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू करवाने में किस समाज सुधारक का हाथ था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेल डाक तार का विरोध। कि रेल चलाई अंग्रेजों ने, उसका विरोध हुआ भारत में। डाक प्रणाली की जो ये डाकिया वाली प्रथा है, पत्थर भेजने वाली, उसका विरोध हुआ। तार जो कि पत्थर भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसका भी भारतीयों ने विरोध किया। कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में, कि जब लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उसने अपने कार्यकाल में भारत में रेल डाक तार प्रणाली का प्रचलन किया। रेल चलवाई 1854 में, डाक प्रणाली शुरू की और तार प्रणाली का भी प्रचलन किया। डलहौजी ने 1853 में मुंबई से थाना तक पहली रेल चलाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चली। सन आपको याद रखना है 1853। कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये चली थी मुंबई से थाना तक। किसने चलाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। इसके बाद भारत के महत्वपूर्ण नगरों एवं बंदरगाहों को रेल यातायात से जोड़ दिया गया। बंदरगाहें क्या होती हैं, जहाँ समुद्र के किनारे समुद्री जहाज़ों से माल उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है, उनको बंदरगाह बोला जाता है। इसी प्रकार डाक एवं तार का भी जोरों पर विकास हुआ। भारतीयों के लिए यह सभी सुधार नए थे और किसी आश्चर्य से कम नहीं थे, क्योंकि इससे पहले ना तो भारतीयों ने डाकिया वाला सिस्टम देखा था, ना ही लेटर भेजने वाला तार का सिस्टम देखा, टेलीफोन वगैरह देखे थे, और ना ही भारतीयों ने कभी रेल देखी थी। तो ये सभी जो बदलाव या सुधार, ये आप मान लीजिए कि जो सारी चीज़ें थी वो भारतीयों के लिए बिल्कुल नहीं थी। उन्हें जो है ये सब चीज़ें एकदम से जो है एक्सेप्ट नहीं हुई, उन्हें पसंद नहीं आई।
वैसे भी इनका प्रसार भारतीयों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बल्कि कंपनी शासन के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। मतलब कि अंग्रेजों ने अगर रेल चलाई है, टेलीफोन का आविष्कार किया है या डाक विभाग की स्थापना की है, तो सारी जो है अपनी सुविधाओं के लिए, कि रेल के माध्यम से जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को भेजा जा सके, टेलीफोन या तार के माध्यम से जो है एक दूसरे से बातचीत कर सके व्यापार के लिए, और डाक विभाग के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह कागज पत्रों के माध्यम से वार्तालाप हो सके। तो ये सब कुछ किया अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन भारत के लिए जो है आगे चलकर ये सभी नई चीज़ें जो है बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। लेकिन उस समय जब नई नई ये चीज़ें चली तो ये भारतीयों के लिए बहुत अचंभित थी, बहुत आश्चर्यचकित करने वाली थी, और उन्हें ये बदलाव भारत में पसंद नहीं आए। इसके अलावा अधिकतर भारतीयों ने इन सुधारों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे रेल, डाक, तार के महत्व को ही नहीं समझ पाए कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है भारत का विकास करने के लिए। इनके महत्व को नहीं समझ पाए। इस समय भारतीय समाज में यह अफवाह भी फैल गई कि अंग्रेज भारत के लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं, भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, और जो ईसाई धर्म को ग्रहण नहीं करेगा उसे तारों में बांधकर रेल के इंजन के सामने फेंक दिया जाएगा। तो ये अफवाहें चल रही थी। ये गलतफहमी भारत के लोगों को हो गई कि अंग्रेज हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे अगर हमने ईसाई धर्म को नहीं अपनाया तो। इस अफवाह से भी अंग्रेज जो भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, और उन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों के अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ये काम किए अच्छे थे, चाहे अपने स्वार्थ के लिए किए हों, लेकिन ये भारतीयों के लिए लाभदायक भी सिद्ध हुए। लेकिन उस समय जब ये नए नए काम हुए भारत में तो ये भारतीयों के लिए बिल्कुल नए थे, उन्हें ये बदलाव एक्सेप्ट नहीं था इतनी जल्दी, और उन्हें जो ये अफवाहें चल रही थी, गलतफहमी चल रही थी, इनके चलते जो है इन चीज़ों का भारतीयों ने विरोध किया। ज़्यादातर भारतीयों ने विरोध किया, सभी भारतीयों ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर जो गांव के लोग थे जिनको इन चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं था, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है ईसाई धर्म का प्रचार, कि इंग्लैंड से जो ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए प्रचारक आए थे, जो कि भारत के हिंदू धर्म को ख़त्म कर अपने धर्म को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही ईसाई मिशनरियाँ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आने लगी। कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसके साथ ही जो है ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वो भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आने लगे। ईसाई प्रचारक हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म की आलोचना करते थे, हिंदू धर्म की भी आलोचना करते थे, और जो मुसलमानों का इस्लाम धर्म था उसकी भी आलोचना करते थे। वे उचित तथा अनुचित साधनों से भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयास करते थे। मतलब चाहे वो अच्छी हो, चाहे अच्छे तरीका हो, चाहे वो गलत तरीका हो, उनका बस टारगेट यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाए और उन्हें हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाए। यहाँ तक कि ईसाइयों ने भारत के अनेक भागों में भी स्कूलों और कॉलेजों की भी स्थापना की, जहाँ ईसाई धर्म की शिक्षा प्रदान की जाने लगी, कि जब लोगों को ईसाई धर्म का ज्ञान होगा तो वो इस धर्म को अपना लेंगे, अपने हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। 1837 ईस्वी में अकाल के समय सैकड़ों बच्चों को जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिया गया, उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें लालच दिया गया कि अगर तुम ईसाई धर्म अपना लोगे तो हम तुम्हें खाना दे देंगे, हम तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकाल देंगे। तो भूखे मरते अनेक बच्चों ने, अनेक लोगों ने जो है इस ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसके द्वारा कोई भी हिंदू ईसाई धर्म ग्रहण करने पर अपनी पैतृक संपत्ति में से हिस्सा ले सकता है। मतलब कि लॉर्ड डलहौजी ने कानून बनाया था 1850 में कि अगर कोई हिंदू लोग है, हिंदू धर्म का लोग है, हिंदू धर्म का व्यक्ति अगर अपने उस धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तो उसे जो अपनी ज़मीन है उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसको उसमें से हिस्सा ज़रूर मिलेगा। मतलब कि सिर्फ धर्म परिवर्तन करना है, बाकी अपने अधिकार वो अपने पास रख सकता है।
अंग्रेजों के इन कार्यों से भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया, अतः भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और यह घृणा धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि जब 1857 की क्रांति छिड़ी तो इन लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह में भाग लिया था। तो ये हमने इसके सामाजिक एवं धार्मिक कारण पढ़े कि समाज में सुधार लाए, उसका विरोध भारतीयों ने किया, और धर्म का जो ईसाई धर्म लागू करना चाहते थे अंग्रेज भारत में, उसका भी हिंदू धर्म के लोगों ने विरोध किया। तो इसमें आपको पॉइंट के हेडिंग जरूर याद रखना है कि सामाजिक एवं धार्मिक कारणों में पहला पॉइंट हमारा रहेगा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को निम्न समझना, अपने से नीचा समझना। पश्चिमी शिक्षा का विकास। थर्ड, समाज में सुधार लाना चाहते थे अंग्रेजों ने, अनेक सामाजिक सुधार किए, सती प्रथा को बंद किया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू किया। तो ये सभी सुधार कई भारतीयों को मंजूर नहीं थे, इस कारण उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। और अंग्रेजों ने भारत में रेल चलाई, टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करवाई, डाक विभाग की स्थापना की। तो ये चीज़ें भी भारतीयों को पसंद नहीं आई, उन्हें लगा कि अंग्रेज ये सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और इससे भारतीयों को नुकसान होगा। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये चीज़ें भारत के विकास में लाभदायक भी सिद्ध हो सकती हैं। फोर्थ पॉइंट है धर्म का प्रचार। ये धार्मिक कारण हो गया इसका कि अंग्रेज अपने धर्म का भारत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें हिंदू धर्म त्यागने के लिए मजबूर किया जाता था और ईसाई धर्म अपनाने के लिए मतलब ये टॉर्चर किया जाता था या फिर मजबूर किया जाता था। तो ये थे इसके सामाजिक एवं धार्मिक कारण 1857 की क्रांति के। इसके कारण के हमारे अभी आगे और भी पढ़े हैं, उसमें हम जो है 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों को भी पढ़ेंगे, सैनिक कारणों को पढ़ेंगे। इस तरह से जो हमारा पूरा बेस तैयार हो जा कि 1857 की क्रांति आखिर क्यों हुई थी, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण जो है यह क्रांति हुई हमारी। उसके बाद जो है हम करेंगे इसकी घटनाओं के बारे में कि क्रांति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से कहाँ तक फैली और क्रांति वाले दिन क्या हुआ, इस क्रांति को समाप्त मतलब यह क्रांति कैसे दबाई गई, इसके बारे में। फिर हम इसके प्रभाव को पढ़ेंगे कि क्रांति के इफ़ेक्ट क्या हुए, इसके क्या प्रभाव पड़े, क्रांति के भारतीय लोगों पर क्या असर हुआ और अंग्रेज़ों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए, उम्मीद रहेगी कि आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा होगा। मैंने बहुत मन से बहुत जी जान लगाकर जो इस टॉपिक को तैयार किया है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। अगर फिर भी कोई कमी लगती है या फिर कोई आपकी और डाउट है जिसको आप क्लियर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह क्लास पहुंच सके और वो भी इस क्लास को देखकर अपना टॉपिक, अपना कंसेप्ट अच्छी तरह से तैयार कर सके और क्लियर कर सके। ओके, थैंक यू एवरीवन।